नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 दिनों की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गहमा गहमी से भरपूर थी। कई तरह की बातें आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। किसी नेता का नाम लिया गया कि वो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और इस तरह की तमाम खबरों से बीते 72 घंटे बहुत ही ऊहापोह वाले, उतार चढ़ाव वाले और तमाम क्यूरियोसिटी को बयान करने वाले रहे, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने वाले रहे। संघ के दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लखनऊ में थे। बताया जाता है कि लगभग 1.5 दर्जन मंत्रियों और कई विधायकों से उनकी बातचीत हुई। फीडबैक लिया गया कि साहब सरकार कैसी चल रही है और योगी जी को लेकर के क्या नाराज़गी है। अब इन मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत करने से पहले थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि नाथ पीठ के सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ जी महाराज हाल के दिनों में चर्चा में क्यों आ गए। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि कोविड काल में जो मौतें हुई और उन मौतों के साथ अफसरों का जो व्यवहार रहा, जो रवैया रहा, उसने सरकार की भद्द पिटा दी। हुआ ये कि गंगा नदी के किनारे कई शव मिले तैरते हुए, कुछ शवों को गाड़ा गया था और उन पर मज़ेदार बात यह है कि रामनामी, उन पर सारे शवों पर रामनामी थी। तो सीधे सीधे अटैक करने का एक मौका मिल गया। हो सकता है ये षड्यंत्र भी हो, रामनामी लगा करके सारे शवों पर रामनामी। अगर कोई मुस्लिम है तो उसके शव पर भी रामनामी, या हिंदू है तो उसके शव पर भी रामनामी। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये तो एक जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सरकार की इसमें भद्द पिटी, और भद्द कुछ इस प्रकार से पिटी कि जो दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए प्रायः बंद रहता था, वो दरबार खुल गया। लोगों को सीधे सीधे इंडिकेशन दिया गया कि भाई आप आइए, आपको जो बात कहनी है कहिए। और इसका फ़ायदा भी कई लोगों ने उठाया। 2 नाम इसमें खास हैं। इस फ़ायदा को उठाने वालों में 2 नाम बड़े खास हैं। एक, बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए जुगल किशोर, और दूसरे 8 बार के विधायक मिस्टर खन्ना। इन दोनों ने अलग अलग जेपी नड्डा और अमित शाह से शायद मुलाकात की और उनको बताया कि भाई यूपी में सारा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सुरेश खन्ना 8 बार के विधायक रहे और उनकी पीड़ा ये है कि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। जुगल किशोर की पीड़ा ये थी कि मेरे बेटे को तो टिकट दे दिया, वो विधायक भी बन गया, लेकिन मेरी राज्यसभा की जो सीट थी उसको फिर से कंटिन्यू नहीं किया गया। ये सब एक दिन की बात हो ऐसा भी नहीं है, ये लगातार एक प्रक्रिया के तहत चीज़ें चल रही थी। लोगों को मौका चाहिए था। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि 200 विधायक भी ऐसे नहीं हैं जो आज की तारीख में योगी जी के साथ हों। और यहाँ भी कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से नौकरशाही के दबाव में काम कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये तो पता चलेगा बाद में। लेकिन एक मांग ये उठी कि साहब आप इनको हटाइए। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा। मौर्य ओबीसी क्लास से आते हैं और दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं। योगी जी जिस तरीके से 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। मुख्यमंत्री तो मनोज सिन्हा को बनना था, वो बनारस में थे, उनसे कहा गया कि आप वहीं रहिए। और योगी जी दिल्ली में थे, दिल्ली से फिर गोरखपुर आए, फिर उनको बुलाया गया कि आप आइए, जब तक हम न कहें तब तक आप कहीं जाइए मत। और ये टेलीफोन अमित शाह का था, जो आज की तारीख में गृह मंत्री हैं देश के।
उस वक़्त में संभवतः वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है, इसको मैं कोरिलेट करूँगा। 2014 की बात थी और लोकसभा का चुनाव हो रहा था। मैं उन दिनों हमवतन में काम कर रहा था। मेरे प्रधान संपादक श्री निर्मलेंदु शाह ने मुझसे कहा कि आनंद, योगी जी का इंटरव्यू चाहिए और एक अच्छा इंटरव्यू आप उनका कीजिए। उस वक़्त में हिंदू युवा वाहिनी का जो मीडिया देख रहे थे मिस्टर रविंद्र प्रताप सिंह, उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा कि भाई अखबार को योगी जी का इंटरव्यू चाहिए। योगी जी उस वक़्त में गोरखपुर सदर के सांसद थे। तो एक दिन के बाद हम लोगों को टाइम मिल गया, तो मैं थोड़ा जिज्ञासावश पहले ही पहुंच गया था। उस वक़्त में योगी जी का जनता दरबार चल रहा था। तो कोई एक पीड़िता आई, उन्होंने कहा कि भाई जो बांसगांव का थाना प्रभारी है वो अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, धमकी दे रहा है, पैसे मांग रहा है। कोई ज़मीन की रैयत का मामला था। तो सीओ स्तर पे और जो भी उसके अपने जान पहचान के लोग थे उनसे बातचीत हुई, लेकिन थानेदार पर कोई नकेल नहीं कसी जा सकी। वो आई फरियाद लेकर के। मुझे बहुत बढ़िया तरीके से याद है, योगी जी ने अपने एक सहकर्मी कह लीजिए, परिचालक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनसे कहा कि भाई बांसगांव के थानेदार को फ़ोन मिलाओ। अब बांसगांव के थानेदार को फ़ोन मिलाया गया। इधर से कहा गया कि महाराज जी आपसे बात करेंगे। बांसगांव का थानेदार हो सकता है कोई दबंग किस्म का आदमी रहा हो। उसने पूछा कौन महाराज जी? तो इन्होंने कहा कि भाई तुम महाराज जी को नहीं जानते हो? गोरखपुर में कितने महाराज हैं? तो शायद उसने कहा होगा कि भाई हम किसी महाराज को नहीं जानते, आप नाम बताइए। तो उसने कहा कि जो गोरक्षपीठ है उसके उत्तराधिकारी और गोरखपुर के सांसद माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे बात करेंगे। तो उसने कहा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तब योगी जी ने फ़ोन लपक के ले लिया, बोला कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो अच्छी बात है, हम कल तुम्हारे थाना पर आकर के प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, तब तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। और जिस तीखी शैली में उन्होंने बातचीत की, हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया। वो पूरी रिकॉर्डिंग आज भी हमारे पास है। तो कुल मिलाकर के 5 मिनट की बातचीत में वो थानेदार, मैं तो नहीं देख पाया, मैं तो मंदिर में था और मैं सारी बातों को सुन रहा था, पर जिस तरीके से बातचीत की गई तो वो थानेदार शर्म से पानी पानी जरूर हुआ होगा, घिघियाया भी होगा और लास्ट में मेरा ख्याल वो घिघिया भी रहा था। फिर अगले दिन अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि उस महिला का जो समस्या उसकी रही होगी उसका समाधान हो गया, शाम तक ही समाधान हो गया। आज जो लोग ये घटना मैं क्यों बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि योगी जी की बातचीत की शैली बड़ी अजीब है, बड़ा विस्फोटक तरीके से बात करते हैं, ख़राब तरीके से बात करते हैं, कई बार सीमाओं का अतिक्रमण कर देते हैं, छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखते हैं। वाह 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तब क्या वो मुंह में घी शक्कर लगा करके बात कर रहे थे? और 2021 में एकाएक आपको उनकी बातचीत चुभने लगी। अरे भाई 2006 से योगी जी को हम लोग भी देख रहे हैं। मैं 2006 में गोरखपुर में आया, उनसे मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। योगी जी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो शुरू से ऐसे ही हैं। कमज़ोर लोगों के लिए उनके मन में तकलीफ़ होती है, वो लोगों से बातचीत करते हैं और खुलेआम बातचीत करते हैं। वनटांगिया के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए, उस पूरे समूह के कायाकल्प करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बहरहाल यहाँ पे मसला ये नहीं है कि योगी जी ने क्या किया और योगी जी ने क्या नहीं किया। आज जो मंत्री, विधायक और कुछ सांसद योगी जी के विरुद्ध इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको बातचीत करने की शैली उनकी गड़बड़ है, हमारे फैसले पलट दिए जाते हैं, नौकरशाही के दबाव में हैं, तो ये एकाएक हो गया क्या? मतलब 2017 में सब ठीक था, 18 में सब ठीक था,
19 में सब ठीक था, 20 में सब ठीक था, 21 में ये सारा कुछ उनको दिखने लगा। दरअसल ये महत्वाकांक्षा है, ये लोगों की महत्वाकांक्षा है। चूँकि योगी जी के कार्यकाल में कुछ और हुआ हो या न हुआ हो, योगी जी के कार्यकाल में गुंडे मवालियों की ऐसी की तैसी हो गई, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आई, लगभग जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए अपराध पर बहुत कायदे से लगाम लगाया गया, बहुत कायदे से लगाम लगाया गया। और जो पट्टा उट्टा में घोटाला होता था, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के लोग आग उगलते थे, वो चीज़ें रुकी हैं। इसके साथ ही एक और ख़राब चीज़ हुई है कि मीडिया का मुंह बंद करने के लिए तमाम लोगों ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये योगी जी के इशारे पे हुआ हो, पर योगी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आखिर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। जो विधायक भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगाकर घूमता है वो ईमानदार हो, इस बात की क्या गारंटी हो सकती है। आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक से भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2 पैसा कम भ्रष्ट होगा, पर कोई एकदम नीट एंड क्लीन है, मिस्टर क्लीन की छवि, मिस्टर क्लीन की उपाधि आप उसको कैसे दे सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको सत्ता की मलाई चाटने को नहीं मिल रही है, और इन्हीं लोगों ने अलग अलग भावनाओं में बहकर अलग अलग तरीक़ों से उन चीज़ों को लेकर के दिल्ली दरबार को खटखटाना शुरू कर दिया है। अभी BL संतोष आए थे, राधा मोहन सिंह आए थे, इनसे बातचीत हुई। अब इनसे बातचीत में लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो भी कहना था वो कह दिया। और इसमें मज़े की बात ये है कि जिसके बारे में बातचीत हो रही है उसको इस मीटिंग से बाहर रखा गया। इसको कहते हैं फीडबैक। संघ की अपनी कार्यशैली है, लेकिन संघ की ये कार्यशैली तो बड़ी मज़ेदार है। मेरे खिलाफ आरोप लग रहा और मैं ही गायब हूँ, तो इसका क्या मतलब है भाई नीर क्षीर विवेक तो उसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में अगर बातचीत हो रही तो मुख्यमंत्री को बैठा करके वहीं पर बातचीत कीजिए। आप अगर आला कमान से आए हैं तो आपका अपना एक महत्व है, उसको सब लोग ओबे करेंगे, सभी लोग मानेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा बांस बरेली। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना वो मसला है। अब मसला है कि योगी जी को हटाया जाएगा। योगी जी को कोई नहीं हटा रहा है। भाई योगी जी कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे। योगी जी ने कभी किसी से नहीं कहा कि हमको आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री बने। अब योगी जी का मुख्यमंत्री बनना कई लोगों का सियासी समीकरण चौपट करने के लिए पर्याप्त था। जो लोग अलग अलग तरीके से चुनाव जीत करके आए थे, उनका तो अपना एक समीकरण बना हुआ था कि हम मंत्री बन जाएंगे तो ये हमारा कलेक्शन होगा, और जिसने हमारे लिए काम किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ ये सारी बातें धराशायी हो गई। योगी जी योगी हैं, उनको सांसारिक दुनिया से बहुत लेन देन नहीं है। अब चूँकि वो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पद पर बैठे हुए हैं, तो समाज के हर व्यक्ति से उनका राब्ता है, और वो है। 2006 में भी मैंने देखा था वो सभी के साथ बैठते हैं, और 2021 में भी मैंने देखा, 2020 में, कि वो आज भी जो उनका 2006 में स्टाइल था काम करने का, वही स्टाइल उनका 2020 में भी था। 2021 की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है और हम लोग मिल नहीं पाए किन्हीं कारणों से। तो 2022 के चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर के बहुत माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी या हारेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो एक कृत्रिम झगड़ा का माहौल बना दिया गया, अविश्वास का माहौल बना दिया गया, वो समझना पड़ेगा कि ये फैब्रिकेटेड है। एज सच इस तरह का विरोध, अब एक आदमी जो शुरू से थोड़ा टाइट बोलता रहा है, मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ, मुझे कभी याद नहीं आता है कि योगी जी ने सामान्य कोई स्टेटमेंट दिया हो तो उसमें बहुत सारा वितंडावाद का प्रदर्शन किया हो, साहित्यिक उपमाओं का इस्तेमाल किया हो। वो ऐसे कभी रहे ही नहीं। और मुझे गुस्सा और हंसी दोनों उस बात पर आती है कि
जिन लोगों का हिसाब किताब 2017 में सही था, 18 में सही था, 19 में सही था, 20 में सही था, वो 21 में आकर के गड़बड़ हो रहा है। तो इसके पीछे की सच्चाई जनता को पता है, सबको पता है कि योगी जी ने अब तक क्या किया है। गोरखपुर में जो विकास हुआ है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, पूर्वांचल में जो विकास हुआ है, सड़कों की जो स्थिति सुदृढ़ हुई है, ये तो कोई भी देख करके समझ सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन ये जो फैब्रिकेटेड मसले सामने लाए जा रहे हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह आरूढ़ हो गई है, हावी हो गई है। ब्यूरोक्रेसी कब नहीं थी? ये ब्यूरोक्रेसी ही थी जिसने ये सारे के सारे काम किए। मुख्यमंत्री तो कोई बुलडोजर लेकर के सड़क ढहाने नहीं जाएंगे या मकान तोड़ने नहीं जाएंगे। अपराधियों पर कंट्रोल करना मुख्यमंत्री का काम है, तो मुख्यमंत्री उसके लिए रिवॉल्वर और कांस्टेबल लेकर के बैटलफील्ड में नहीं कूद जाएंगे ना। वो सिस्टम है, सिस्टम का एक हिस्सा है। उसके लिए पुलिस है, उसके लिए आईएएस है, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं। तो यही सिस्टम मिल करके सारे काम किए और अब तक जो रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में वो इसी ब्यूरोक्रेसी का है। अब एकाएक आपको ब्यूरोक्रेसी समझ में आ गई, आपको लगता है कि ये डिमांड मैंने कर दी, ये डिमांड जेन्युइन है। आप एक विधायक या मंत्री होकर के एक डिमांड करते हैं कि ये डिमांड हो जानी चाहिए। अब डिमांड में क्या है साहब, जो ब्लैकलिस्टेड आदमी है आप उसका ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेसी ने उसका जब कार्मिक विभाग ने जब उसका पूरा का पूरा खंगाल करके निकाला तो मालूम चला कि तो सजा याफ्ता आदमी है, उसके ट्रांसफ़र की बात चल रही है। जब उसका ट्रांसफ़र रोक दिया गया तो आपको आग लग गई कि हमने एक कहा 4 साल में और आपने वो भी नहीं किया। ये क्या है? इससे तो प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। तो इन शॉर्ट कुल मिलाकर के ये समझने की बात है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये फैब्रिकेटेड है, ये प्रेशराइज करने की नीति है और इसका बड़ा माकूल जवाब दिया है योगी जी ने। मैंने अनेक मीडिया चैनलों पर इस चीज़ को सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि भाई आपको जो समझ में आ रहा है कीजिए, जो हमें समझ में आएगा हम उसी हिसाब से करेंगे। आप एक नहीं 25 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सिस्टम चलेगा हमारे ही अकॉर्डिंग। और ये स्टैंड लेना बिल्कुल सही है। और ये 2 टूक कहा गया है, ये 2 टूक कहा गया है। और इस चीज़ को दिल्ली दरबार में बैठे जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, उनको भी समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारा हिंदुत्व का हिसाब किताब गड़बड़ हो गया तो सारी की सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। लोकसभा की सीट भी लोगों को दिख रही है, विधानसभा का चुनाव भी दिख रहा है। तो लोकसभा, हालांकि लोकसभा का चुनाव आज नहीं होना है, लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, लेकिन अगले ही साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इस तरह के फैब्रिकेटेड प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट किए जाते रहेंगे तो निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कल्याण नहीं होना है। और वैसी स्थिति में आप अगर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये उनके साथ बहुत बड़ी गलती होगी, उनके साथ एक मजाक होगा। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।